हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक हमने इसके पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है इसे निम्न विकास काल में बांटते हैं। तो हिंदी गद्य का जो विकास काल है इसे निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला दिया गया है पूर्व भारतीय युग। कौन सा दिया गया है? पूर्व भारतीय युग। तो इसकी जो समय अवधि है वो 13वीं शताब्दी से लेकर के कब तक है? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतीय युग माना जाता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है हिंदी गद्य का प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु के पहले भी हिंदी गद्य का विकास रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। चरम सीमा पर जब आया तो वो भारतेंदु युग से आया, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। लेकिन उनसे भी पहले गद्य साहित्य का लेखन शुरू हो गया था। अब भारतेंदु से जो पहले का युग था उसे पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी का प्रारंभिक काल कहा जाता है। तो भारतेंदु युग से जो पूर्व का समय था, पहले का था, उसे पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी का प्रारंभिक काल कहा जाता है। अब वो हो गया पूर्व भारतेंदु युग। उसके बाद में आएगा भारतेंदु युग। ये पूरा का पूरा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का एक थीम है। जितना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक ही हमको हिंदी गद्य साहित्य पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा भारतेंदु युग। इसकी जो समय अवधि है वो 1868 से कितनी है? 1900 तक है। कब तक है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और भारतेंदु युग का जो दूसरा नाम है उसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहते हैं। भारतेंदु युग के बाद में दूसरा पढ़ेंगे द्विवेदी युग। और जो द्विवेदी युग है ये 1900 से 1920 या कहीं कहीं पर 1922 ईस्वी भी दिया रहेगा। द्विवेदी युग का दूसरा नाम जागरण काल या सुधार काल, या आ सकता है जागरण सुधार काल किसे कहते हैं? द्विवेदी युग को कहते हैं। नेक्स्ट आएगा दोस्तों शुक्ल युग। और शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो 1920 से 1936 या फिर कहीं पर 22 से लेकर के 1938, 2 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब ये गद्य में तो शुक्ल युग था, उसी के कंपैरिजन में गद्य के साथ साथ पद्य का भी काम होता था। तो पद्य में इस युग को कहते हैं छायावादी युग। कौन सा युग? छायावादी युग कहते हैं। तो शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या है? छायावादी युग है। तो अब तक कितने हो गए? पूर्व भारतेंदु युग, और दूसरा उसी को कहते थे प्रारंभिक युग, और फिर भारतेंदु युग जिसे कहते हैं पुनर्जागरण काल, और फिर द्विवेदी युग जिसको कहते हैं जागरण काल या सुधार काल। फिर आ जाएगा दोस्तों शुक्ल युग 1920 से 1936, और इसी को कहते हैं छायावादी युग। अगला शुक्ल युग के बाद में आ जाएगा शुक्लोत्तर युग, या इसी को कहते हैं छायावादोत्तर युग। और इसकी जो समय अवधि है 1938 ईस्वी से या 1936 से लेकर के अब तक। तो जो शुक्लोत्तर युग है या छायावादोत्तर युग है, इसी में आगे कई सारे छोटे छोटे से आएंगे। जैसे प्रगतिवादी युग पढ़ेंगे जो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। फिर पढ़ेंगे प्रयोगवादी युग जो 1943 से 1950 ईस्वी तक। और फिर नई कविता का युग 1950 ईस्वी से अब तक। तो पहला पढ़ेंगे पूर्व भारतेंदु युग जिसकी समयावधि है 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 तक। फिर पढ़ा गया था भारतेंदु युग जिसकी समयावधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग पढ़ेंगे 1900 से 1922, और शुक्ल युग 1922 से 1938। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग जिसको 1938 से अब तक। इसमें हो जाएगा प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग। ये एक छोटा सा चार्ट हो गया। अब यही सब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला शुरू करेंगे पूर्व भारतेंदु युग, या इसी को कहते हैं हिंदी का प्रारंभिक काल कहते हैं। और इसकी समय अवधि क्या थी दोस्तों? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक ये था। अब क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं पूर्व भारतेंदु युग से? तो भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले 4 विद्वान, या क्वेश्चंस आएगा कि पूर्व भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य में योगदान देने वाले 4 विद्वान कौन थे? ऐसे न देकर दूसरी तरह से पूछ सकता है, खड़ी बोली गद्य के विकास के प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखे, इन्होंने इसकी उन्नति की है। या फिर भारतेंदु युग से पूर्व
हिंदी गद्य साहित्य के मुख्य 4 प्रवर्तकों के नाम। डैट मीन्स भारतेंद्र युग से पूर्व अर्थात पूर्व भारतेंद्र युग के जो प्रवर्तक हैं उनके बारे में हमको लिखना है। तो इसमें हिंदी गद्य के जो प्रारंभिक उन्नायक हैं वो कौन कौन से हैं देख लिया जाए। तो हिंदी गद्य के ये प्रारंभिक उन्नायक और ये उनकी रचनाएं हैं। पहले हैं मुंशी सदा सुख लाल। कौन है? मुंशी सदा सुख लाल। इनकी रचना है सुख सागर। याद कैसे करेंगे? इधर लिखा है सदा सुख लाल और सुख लाल की रचना हो गई क्या? सुख सागर। दूसरे मुंशी इंसा अल्लाह खां। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ट्रिक कैसे दोस्तों? मुंशी इंसा अल्लाह खां, तो ये एक जो नाम पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे राजा टाइप का है, इंसा अल्लाह खां। तो जो राजा की शादी होती है वो किससे होती है? रानी से होती है। इसीलिए मुंशी इंसा अल्लाह खां की जो रचना है वो रानी केतकी की कहानी है। फिर पंडित लल्लू लाल और ये हो गया प्रेम सागर। याद कैसे रखेंगे? जो प्रेम करने का काम है वो लल्लू लोगों का होता है, इसीलिए लल्लू लाल की रचना हो जाएगी क्या? प्रेम सागर। और फिर आ गया सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। कैसे याद रखा जाए? तो कैसे रखेंगे? ये मिश्र का अर्थ होता है गायब हो जाना। यानी एक साधु ने एक व्यक्ति को श्राप दिया कि आपका जो संपूर्ण दल है यानी सदल जो है वो मिस हो जाएगा, डेट मीन्स गायब हो जाएगा, अर्थात उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो संपूर्ण दल का क्या हो गया? नाश हो गया। इसलिए सदल मिश्र की रचना हो जाएगी नासिकेतोपाख्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर, मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, पंडित लल्लू लाल की रचना क्या है दोस्तों? प्रेम सागर, और सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस ऐसे आता है कि कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 शिक्षकों के नाम जिन्हें खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक आपने 4 पढ़े हैं, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, मुंशी इंसा अल्लाह खां और सदल मिश्र पढ़े हैं। लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षण का काम किया है, अध्यापक वहाँ पर रहे हैं। तो उनके नाम है पंडित लल्लू लाल और दूसरे हैं सदल मिश्र। और लल्लू जो प्रेम होता है वो लल्लू लोगों का काम है, इसलिए लल्लू लाल की रचना क्या थी? प्रेम सागर। और दूसरे हैं सदल मिश्र, और सदल सब दल हो गया, मिश्र अर्थात नाश हो गया, इसलिए सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। अब भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले 2 राजा। खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले 2 राजा। जो 2 राजा थे वो एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं इनकी रचना है राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कोड़ा और बेताल पचीसी। और इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है बनारस अखबार। क्या नाम है? बनारस अखबार। याद कैसे रखेंगे? जो राजा शिव प्रसाद हैं इन राजा को एक सपना आया और ये मानव कि उसमें भलाई करेंगे, धर्मसार अर्थात मानव धर्म सार करेंगे। और जब राजा की मौत हो जाती है तो ये ऊपर जाते हैं जब मरने के बाद, तो वहाँ पर इनको जो यमराज होता है वो कहता है आपने मानव धर्म का कोई काम नहीं किया, आप बिल्कुल आलसी बने रहे, इसीलिए इनके ऊपर क्या चला जाते हैं? कोड़ा। कैसा? आलसियों का कोड़ा। तो राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार और आलसियों का कोड़ा। और इनके कंधे पर आकर बैठ जाता है कौन? बेताल, इसलिए हो जाएगा बेताल पचीसी। और ये खबर कहाँ छपी? बनारस के अखबार में, तो हो जाएगा बनारस अखबार। ये आप याद करिए, सवाने हुमरी या न करिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आत्मकथा है। तो कैसे याद रखेंगे? राजा भोज को आया एक सपना और उसमें किया मानव धर्मसार, लेकिन वास्तव में किया नहीं, इसीलिए आलसियों का उन पर क्या? कोड़ा। और ये आकर बैठ गया उनके कंधे पर बेताल, हो जाएगा बेताल पचीसी। और ये खबर कहाँ छपी? बनारस के अखबार में, तो बनारस अखबार। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है, जो बेताल पचीसी है वो सितारे हिंद की यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, जबकि जो बैताल पचीसी है वो लल्लू लाल की रचना है। ये बैताल पचीसी है लल्लू लाल की
और जो बेताल पचीसी वो है सितारे हिंद की। अब एक और इसी से मिलती जुलती रचना थी दोस्तों, सूर पचीसी। सूर पचीसी किसकी थी? सूरदास की थी। जबकि श्रृंगार बतीसी किसकी थी? वो द्विजदेव की है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं रीतिकाल में। दूसरे राजा हैं दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी एक पत्रिका आपको याद रखनी है जिसका नाम है प्रजा हितैषी। क्या है? प्रजा हितैषी। वो हो गया पूर्व भारतेंदु युग। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, या इसी को कहते हैं गद्य काल, जिसकी समय अवधि है 1850 से अब तक। और कहीं कहीं पर ये 1868 दिया जाता है, क्योंकि जो गद्य काल है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से शुरुआत माना जाता है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं का प्रकाशन जो है वो 1868 से शुरू हुआ। तो गद्य काल के सबसे पुराने लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन आता है कि गद्य काल के सबसे पुराने लेखक कौन है? तो गद्य काल के सबसे पुराने लेखक कौन हैं? बाबा गोरखनाथ हैं। बाबा गोरखनाथ हैं। अब गद्य काल की दोस्तों भाषा कितनी थी? 3, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली। अब खड़ी बोली गद्य का सर्वाधिक विकास, दूसरा क्वेश्चन आया है कि खड़ी बोली का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ खड़ी बोली का सर्वाधिक विकास। आगे है राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो इनकी रचनाएं हैं राजस्थानी गद्य की राउल वेल। क्या है? राउल वेल। इसको लिखा है कवि रोडा ने। दूसरा है उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण जिसको लिखा है दामोदर शर्मा ने। और तीसरा है वर्ण रत्नाकर, जिसको लिखा है ज्योतिश्वर ठाकुर ने। आगे दूसरा, ब्रज भाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? ये यूपी बोर्ड में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो ब्रज भाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार रस मंडन, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। तो इनको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? तो जो दिया गया है श्रृंगार रस मंडन, जो श्रृंगार किया जाता है वो बैठ कर किया जाता है, इसीलिए गोस्वामी विट्ठलनाथ। बैठ कर होता है श्रृंगार, इसलिए श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। दूसरा 84 वैष्णवन की वार्ता। जो गोकुल है वो श्री कृष्ण के लिए लिया गया। तो वहाँ पर जो गोपिकाएँ थी, पहले मान लो कितनी थी? 84 बात कर रही थी आपस में गोपिकाएँ। तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी है? गोस्वामी गोकुलनाथ की। फिर उनकी संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई? 252। तो 252 वैष्णवन की वार्ता भी किसकी है? गोस्वामी गोकुलनाथ की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। तो श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार होता है बैठकर, गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोपिकाएँ थी गोकुल में कितनी? पहले 84, इसलिए 84 वैष्णवन की वार्ता हो जाएगी गोस्वामी गोकुलनाथ। और फिर 252 वैष्णवन की वार्ता भी हो जाएगी गोस्वामी गोकुलनाथ। अब बढ़ते हैं भारतेंदु युग में। तो अब वहाँ तक कंप्लीट हो गया पूर्व भारतेंदु युग। अब आएगा भारतेंदु युग, या इसी को कहते हैं दोस्तों क्या? पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसकी समय अवधि क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु मंडल के कौन से कवि हैं और कौन से भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। तो आपको पहले जो भारतेंदु मंडल में हैं उनको आपको नाम आना चाहिए। तो इनकी ट्रिक है दोस्तों, ये याद कर लेंगे अगर, तो इनकी रचनाएं भी काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगी। तो एक सूत्र है, बादल और प्रताप नारायण ने, बादल और प्रताप नारायण ने राधा राधा कहकर अंबर में, कौन सा स्थान है? अंबर में बालकृष्ण ठाकुर को मोह लिया। 2 बार आप याद करेंगे, याद हो जाएगा। बादल और प्रताप नारायण ने राधा राधा कहकर अंबर में बालकृष्ण ठाकुर को मोह लिया। बादल से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा, राधा से राधा कृष्णदास और दूसरी राधा से राधा चरण गोस्वामी हो जाएगा। अंबर से दोस्तों अंबिका दत्त व्यास हो जाएगा, और बालकृष्ण से बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। और आगे आप पढ़ोगे बालकृष्ण शर्मा नवीन, वो दूसरे हैं, ये बालकृष्ण से बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठाकुर से दोस्तों मोह लिया, ठाकुर मोह लिया, डेट मीन्स ठाकुर जग मोहन सिंह हो जाएगा। तो बादल और प्रताप नारायण ने राधा राधा कहकर अंबर में बालकृष्ण ठाकुर को मोह लिया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। अब एक एक हम पढ़ेंगे। तो बादल से दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचना है आनंद कादम्बनी। क्या है? आनंद कादम्बनी, जो कि एक पत्रिका है।
तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, जब हम कोई खेती का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और फिर उसके बाद में एक चारपाई पड़ी है और हम जाते हैं कदम के पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, उस बादल जो बादल है ऊपर आसमान में बादल, उसके नीचे कदम के पेड़ के नीचे लेट जाते हैं तो हमको काफ़ी क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो आनंद कहाँ मिला, कदम के पेड़ के नीचे, वो भी कब, जब बादल था आसमान में। तो बादल से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन और आनंद क्या हो जाएगा, कादम्बनी। दूसरे हैं दोस्तों प्रताप से क्या था, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। तो देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र की रचना। तो जो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है वो श्रृंगार विलास है, मन की लहर है, प्रेम पुष्पावली है। ये इतने नहीं पूछे गए हैं, बहुत रेयर आए हैं। इनकी आप रचना याद रखेंगे ब्राह्मण। कैसे याद रखेंगे, ये पत्रिका है, क्वेश्चन पुटअप होता है भारतेंदु युग की पत्रिकाएं बताइए। तो आप दो पढ़ चुके हो, आनंद कादम्बनी और दूसरी है ब्राह्मण। याद कैसे रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र, पीछे लगा है मिश्र, मिश्र ये इनकी जो कास्ट है वो ब्राह्मण है और तो इसीलिए इनकी पत्रिका का नाम भी क्या है, ब्राह्मण है। तो प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है, ब्राह्मण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राधाचरण गोस्वामी, क्या पढ़ेंगे, राधाचरण गोस्वामी। तो राधाचरण जो गोस्वामी हैं इनमें देखते हैं, तो इनकी रचना है राधाचरण गोस्वामी की। इसमें लिखा राधाचरण गोस्वामी। तो राधाचरण गोस्वामी अगर हम देखें तो श्री कृष्ण के लिए उपयोग कर सकते हैं, राधा के स्वामी श्री कृष्ण, और गायों के भी वो स्वामी थे इसलिए गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। तो अगर श्री कृष्ण के जो नए भक्त देखें वो कौन है, सुदामा जी हैं, इसलिए सुदामा नाटक या सुदामा नाटिका भी लिख के आता है। और ये श्री कृष्ण जी के कैसे भक्त हैं, नए भक्त हैं, नए भक्त से नौ भक्तमाल। तो ऐसे याद रखिए कि राधाचरण गोस्वामी के जो नए भक्त हैं वो कौन है, सुदामा है, इसलिए सुदामा नाटक और नौ भक्त माल। नोट करके दोस्तों मैंने लिखा है सुदामा चरित खंड काव्य। तो ये जो सुदामा चरित खंड काव्य है ये है नरोत्तम दास का, और जो सुदामा चरित है वो आलम, मैंने रीत काल में पढ़ा था कि आलम की रचना का नाम है सुदामा चरित और आलम केल, उसी से नरों में उत्तम है सुदामा, इसलिए ये हो जाएगा सुदामा चरित। अब ये लिखा है नौ भक्तमाल, तो नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है, जबकि जो भक्तमाल है वो रचना है नाभा दास की, याद रखिएगा, जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अब अंबर से क्या हो जाएगा दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास, क्या हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास। तो इनकी रचनाएं कैसे याद रखेंगे, आपने श्री कृष्ण जो नाटक आता है वो देखा होगा, तो उसमें भविष्यवाणी होती है कि कंस आपके वध का कारण जो है श्री कृष्ण या फिर एक जो उनकी संतान थी वो बनेगी, किसकी, देवकी की। तो यहाँ पर भविष्यवाणी कहाँ होती है, अंबर में, और ये एक इंसान बताता है सब सही सही, एक कवि बताता है सही सही। तो सही से हो जाएगा सु और कवि, सही सही से हो जाएगा दोस्तों सत्सई। तो क्या होता है कि अंबर से भविष्यवाणी होती है कि आपका जो है वध हो जाएगा, किसका, कंस का, तो हो जाएगा कंस वध। और तब कंस क्या करता है, तो वो भी सुनता है पावस 50 अर्थात 50 लोगों को लेकर के वो चला जाता है युद्ध लड़ने, हो करते हुए। तो हो से हो जाएगा हो होरी, और कंस का हो गया वध, इसलिए हो गया कंस वध, और ये रचना है अपूर्ण। तो अंबिका दत्त व्यास की रचना हो जाएगी पावस 50, सुकवि सत्साई, हो होरी और कंस वध। और अगर इसको अगर नॉर्मल पढ़ना है तो जैसे गांव में कभी लड़ाई होती है तो कहते हैं बेटा जाओ नहीं तो तुम्हें बतासा मिलेंगे अभी। तो बतासा यानी अंबर में हुई भविष्यवाणी और कहा सब सही सही, सुकवि सत्सई, कि बेटा मिलेगा बतासा अर्थात पावस 50, और फिर युद्ध करने हो करते हुए पहुंच गए हो होरी, और वहाँ पर हो गया कंस का वध, रचना हो गई कंस वध। तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस 50, सुकवि सत्साई, हो होरी और कंस वध हो जाएगा। नोट करके दोस्तों लिखा गया प्रबोध 50। प्रबोध 50 जो रचना है वो है पद्माकर की। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं। जगत से जगत विनोद बताया था, राम से राम रसायन बताया था, और गंगा से गंगा लहरी बताया था, और पद से राम और गंगा के पद 50, पद से दोस्तों पदाभरण था, और 50 हो जाएगा प्रबोध 50, ये इनकी रचना थी। दूसरे पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, और इनकी जो एक पत्रिका है जिसका नाम है हिंदी प्रदीप, क्या है, हिंदी प्रदीप, और हिंदी प्रदीप, और दूसरा है इनकी एक रचना नूतन ब्रह्मचारी। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है हिंदी प्रदीप और नूतन ब्रह्मचारी।
अब आगे पढ़ेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन की शादी हुई श्याम सरोजनी से, जो बड़ी थी सयानी, सयानी से देवयानी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्याम सरोजनी और देवयानी। आगे पढ़ेंगे भारतेंदु युग की पत्रिका। तो भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी और हिंदी प्रदीप। तो जो कवि वचन सुधा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बाला बोधनी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और हरिश्चंद्र मैगजीन भी किसके है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। आनंद कादम्बनी अभी बताया था कि कदम के पेड़ के नीचे आनंद आएगा जब बादल हो, अर्थात बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। और आनंद मिलता है, आनंद का मतलब मज़ा आता है, मज़ा से मिर्ज़ापुर। जो आनंद कादम्बनी का प्रकाशन स्थान है वो कहाँ से है, मिर्ज़ापुर से है। और कवि वचन सुधा, कवि के वचन सुधा में अमृत समान। तो जो साधुओं के वचन हैं वो अमृत जैसे लगते हैं, और साधु लोग कहाँ रहते हैं, काशी में, इसलिए इसका प्रकाशन स्थान क्या है, काशी है। हिंदी प्रदीप किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने। एक इनकी रचनाओं थी नूतन ब्रह्मचारी। इसका प्रकाशन स्थान कहाँ से है, इलाहाबाद से है। कहाँ से है, इलाहाबाद से है। अब भारतेंदु युग के एक लोग और हैं, अगर आता है कि लाला श्रीनिवास दास का संबंध कहाँ से है, तो ये भारतेंदु युग से हैं। इनकी रचना है परीक्षा गुरु, जो कि एक उपन्यास है। तो लाला श्रीनिवास दास की रचना क्या है, परीक्षा गुरु है। अब आगे हैं इसमें भारतेंदु युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो इनकी रचना है वो है श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी मैंने पढ़ाया भी है, रीतिकाल से जब पढ़ाता था तो वहाँ मैंने बताया था। तो श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, गंगा उतरण और ऊधो शतक। तो दोस्तों याद कैसे रहेंगे, तो बताया गया था कि श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और ये गंगा लहरी किसके, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। गंगा से गंगा अवतरण भी हो जाएगा, और ये एक और रचना है ऊधो शतक। तो ये तीन तो मैंने पहले ही पढ़ाई हैं। एक पद्माकर की भी गंगा लहरी बताए थे, और एक साथ गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी रचना है। तो श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगा लहरी, साथ में गंगा से गंगा अवतरण और ये ऊधो शतक। दोस्तों ये ऊधो शतक है, और एक बताया था ठाकुर शतक, और जो ठाकुर शतक है वो ठाकुर की रचना थी। नोट करके लिखा गया, गंगा लहरी रत्नाकर की भी है और गंगा लहरी पद्माकर की भी है, लेकिन साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास की है। ऊधो शतक रत्नाकर का है, लेकिन ठाकुर शतक रचना किसकी है, ठाकुर की है। अब हम आगे पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतेंदु युग से। इनकी रचना है गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, विनय पचासा, प्रेम मालिका और प्रेम फुलवारी। और ये जो दिए गए नोट करके दोस्तों, ये अभी अलग से हम इनको बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इनकी और रचनाएं। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती और अंधेर नगरी, जो कि नाटक है, सरयू पार की यात्रा, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत दुर्दशा, नील देवी, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और श्री चंद्रावली नाटिका। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। अब इनको कहानी के माध्यम से हम कैसे याद रखें, क्योंकि 15-20 इनकी रचनाएं हैं जो हमें याद जल्दी नहीं होंगी। देखते हैं दोस्तों कैसे इसको याद रखा जाए हमेशा के लिए। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, एक लड़का था जिसका नाम विनोद था, और एक लड़की थी जिसका नाम वर्षा था। तो वर्षा और विनोद, ठीक, इनका नाम क्या था, वर्षा और विनोद था। अब होता क्या है, इनसे एक लड़का उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है गोविंदा। क्या नाम है, गोविंदा। वो गाना गाता रहता है, ठीक। तो वर्षा और विनोद का लड़का हुआ गोविंदा, और वो है गोविंदानंद। क्या गाता है, गीत, इसलिए वर्षा और विनोद का लड़का हो गया गीत गोविंदानंद। और ये एक तालाब पर रहते हैं, तालाब का नाम है प्रेम सरोवर। क्या है, प्रेम सरोवर। आप पढ़ोगे मुंशी प्रेमचंद में, उनकी रचना थी एक मान सरोवर। तो ये तालाब पर रहते हैं जिसका नाम है प्रेम सरोवर। अब ये काम क्या करते हैं, ये लोग माली हैं, वर्षा और विनोद। तो माली से हो जाएगा प्रेम मालिका, ठीक, प्रेम मालिका। अब ये काम क्या करेंगे, फूलों में पानी डालते हैं, इसलिए कौन सी फुलवारी, प्रेम फुलवारी। और उसमें पानी कैसे डालते हैं, बड़े ही विनय और प्रेम के साथ 50-50 बार पानी उसमें डालते हैं। तो यहाँ तक याद हो गया, विनय प्रेम पचासा। तो आप एक बार रिकॉल करिए कि एक लड़का था जिसका नाम विनोद था, एक लड़की थी जिसका नाम वर्षा है, उससे एक लड़का होता है जिसका नाम है गोविंदा। तो हो जाएगा गीत गोविंदानंद। दोस्तों याद करिए, वहाँ पर मैंने पढ़ाया है भक्ति काल में कि गीत गोविंद का टीका मैंने पढ़ाया था। गीत गोविंद का टीका मीराबाई की रचना थी, लेकिन गीत गोविंद जयदेव की थी, और यह गीत गोविंदानंद जो कि हरिश्चंद्र जी का है। तो वर्षा और विनोद से एक लड़का हुआ जिसका नाम था गोविंदानंद,
और आगे बढ़ते हैं। एक तालाब था प्रेम सरोवर, वहाँ पर ये लोग हैं माली, इसलिए प्रेम मालिका। और वहाँ पर है फूलों की एक बाग, इसलिए प्रेम फुलवारी। बड़े ही विनय और प्रेम के साथ 50-50 बार उसको क्या करते हैं, सींचते हैं। और फिर दोनों लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं, वर्षा और विनोद। तो एक बार कहते हैं कि एक कहानी बताते हैं, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। तो एक कहानी कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। अब ये यहाँ से पलायन करेंगे और जब भागेंगे वहाँ से तो ये रात में भागेंगे, इसलिए कौन सी नगरी से भागे, अंधेर नगरी से। रात में भागे इसलिए अंधेर नगरी। और कौन सी यात्रा पर निकल गए, सरयू पार की यात्रा पर। कहाँ जाएंगे, दिल्ली दरबार जाएंगे, इसलिए दिल्ली दरबार दर्पण। तो एक लड़का वर्षा और लड़का विनोद, और दोनों से एक लड़का गीत गोविंदानंद। प्रेम सरोवर है और माली है, प्रेम मालिका है। फूलों की बाग है, प्रेम फुलवारी है। विनय और प्रेम के साथ 50 बार सींचते हैं। और फिर एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कौन सी नगरी, अंधेर नगरी। और सरयू पार की यात्रा और पहुंच गया दिल्ली दरबार दर्पण। जब वहां पर जाते हैं देखते हैं कि भारत की जो दुर्दशा है वो बड़ी ही क्या है, खराब है। तो हो जाएगा भारत दुर्दशा। और जब ये जाते हैं तो रास्ते में इनको एक देवी उत्पन्न होती हैं, जो मिलती है, क्या लिखा है, नील देवी। क्या है दोस्तों, नील देवी। एक देवी उत्पन्न होती हैं रास्ते में, जिनका नाम है नील देवी। तो ये उसको चढ़ाते हैं कर्पूर, देवी जी को क्या चढ़ाते हैं, कर्पूर। तो हो जाएगा कर्पूर मंजरी। और उसके बाद में वो देवी परिवर्तित हो जाती हैं किसमें, एक राक्षस में। तो क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। और तब भारतेंदु जी कहते हैं कि वैदही हिंसा हिंसा ना भवति, वैदही हिंसा हिंसा ना भवत। और फिर बोलते हैं श्री चंद्रावली की जय। तो एक रचना हो जाएगी श्री चंद्रावली। तो क्या हो गया दोस्तों, वर्षा और विनोद, गीत गोविंदानंद, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम पचासा, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, अंधेर नगरी, सरयू पार की यात्रा, दिल्ली दरबार दर्पण, और एक क्या है आगे, भारत दुर्दशा, नील देवी, और कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, वैदही हिंसा हिंसा ना भवत, और श्री चंद्रावली। अब ये नोट करके जो दिया गया, गीत गोविंद का टीका मीराबाई की है और गीत गोविंद जयदेव की रचना है, जबकि गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। विनय प्रेम पचासा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, जबकि पावस पचासा दोस्तों किसकी है, अंबिका दत्त व्यास की रचना थी। दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में द्विवेदी युग, और ये भारतेंदु युग हो गया और पूर्व भारतेंदु युग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, या फिर इसी को बोलते हैं जागरण काल या सुधार काल कहते हैं।